हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप बीए एलएलबी के स्टूडेंट हो या एलएलबी के स्टूडेंट्स हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो जैसे अब आपको क्लियर है यहाँ पे स्क्रीन पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट्स में लिया हुआ है। पार्ट वन सेक्शन 1 to 75 जिसको हम जनरल प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और पार्ट टू जो सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक है, जिसको हम स्पेशल प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में अगर आप देखते हैं कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक कुछ तो है, वो हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि अब ये हमारा करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं रह गया। इसको यहाँ से उठा करके सेल्स एंड गुड एक्ट में ले गए हैं, ठीक है। एक और बात, जो सेक्शन 239 से सेक्शन 266 जो हमारा ये फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, ये भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है, ठीक है। इसीलिए ये जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, इसमें एग्जिस्टिंग सेक्शंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट जो आपका रो आ रहा है, और इसके बाद लास्ट रो में हमने रिपील्ड सेक्शन लिखे हुए हैं। ये पहले थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट और अब रिपील हो गए हैं, ठीक है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस के बारे में बताऊं, हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऐसा क्यों फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को लॉ की दुनिया में बैकबोन कहते हैं। अब हम इसको बैकबोन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं अपने आसपास में, हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते ही रहते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने किसी दूध वाले से दूध लिया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने अपने बच्चे की फीस पे की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हम ये देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इन सबको यूज करें ना करें, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हमेशा यूज करते रहते हैं छोटी छोटी बातों में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक शॉप पर गए हो और आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा है, तो यहाँ क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने ओला या उबर बुक की, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम रोजाना की लाइफ में बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, चाहे हमें पता हो या हमें पता ना हो, ठीक है। तो इसके साथ हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं टेक्निकल तरीके से। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to the contract for a law consideration and lawful object and are not hereby expressly declared to be void, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब हुआ, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज किसी चीज के एक्सचेंज पर म्यूचुअली एग्री करते हैं और वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ इसके बाद से हम कुछ सेक्शंस देखते हैं। ओके, तो अब हम सेक्शन 1 को देखते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड सेविंग है, ठीक है। सेक्शन 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल कम टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ये पूरे भारत पे लागू होता है और फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को ये लागू किया गया था, ठीक है। 2019 से पहले ये J&K जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था, बट 2019 में जब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वहां पे जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में बांट दिया गया था। उसके बाद से ये एक्ट जो है वहां पे भी लागू हो गया था, ठीक है। तो यही सेक्शन 1 हमें बताता है। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। रीता मेड एन एग्रीमेंट विद श्याम, रीता मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद श्याम। अब हमें देखने में क्या लग रहा है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सेम लग रही है। जो हम अब आम नागरिक की तरह देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट सेम है। बट अगर हम इसको लॉ की नजर से देखते हैं तो दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मगर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट भी होंगे। वो पहले एग्रीमेंट होंगे, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। इसका मतलब
सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है ही है, मगर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। कोई भी एग्रीमेंट कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एक एग्रीमेंट है, प्लस जब उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ की पावर मिल जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। इफ एन एग्रीमेंट फुलफिल्स द कंडीशन गिवन इन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन इट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई एग्रीमेंट है, अगर वो सेक्शन 10 में गिवन कंडीशंस, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 है उसकी गिवन कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हम अपने आने वाली वीडियोस में सेक्शन 10 को भी पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल आप यही याद रखेंगे कि कोई एग्रीमेंट है प्लस विच फुलफिल्स द all the conditions all the conditions all the condition of section 10 of contract act becomes the contract। अब हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग में ही लिखेंगे। मीनिंग एग्रीमेंट का क्या होता है? म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग और प्रॉमिस होता है। कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है, जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगा देन इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। लीगल एनफोर्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो एग्रीमेंट में नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होती है। रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, ये फॉर्मल या इनफॉर्मल कैसा भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा का हमेशा फॉर्मल ही बनेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉमिस टू मीट, मैंने वादा किया किसी को कि मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेल डीड हो गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है। अब हम सेक्शन 2 देखते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमें कुछ डेफिनेशंस बताता है और इसी डेफिनेशन से हमें पता लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 2 का सब क्लॉज एच देखेंगे। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट है, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सर सालमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इसके बाद वो कहते हैं सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सालमन ने क्या कहा अपनी डेफिनेशन में? सालमन ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा समझौता है जो दो पार्टीज के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। साथ के साथ उन्होंने बताया कि सोशल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कानूनी तौर पर एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैंने अपने बेटे को वादा किया कि अगर आप एग्जाम में 95% अबव ले आओगे तो मैं आपको गियर वाली साइकिल दिलवाऊंगी। अब मेरे बेटे ने 97% स्कोर कर लिया। अब उसने मुझसे कहा कि मम्मा आपने प्रॉमिस किया था, अब मुझे गियर वाली साइकिल दिलवा दो। मैंने बोला ठीक है, ले आएंगे कभी जा करके। अब उसको समझ में आ गया कि मम्मा मेरी बात को टाल रही है, लेकिन क्या वो अपनी बात को मनवाने के लिए कोर्ट में मेरी बात को एनफोर्स करवा सकता है? नहीं करवा सकता। तो ये क्या था? एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो कि सेक्शन 2A में बताती है हमें प्रपोजल क्या होता है। ठीक है। प्रपोजल, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything which a view of obtaining the assent of another, such act or absistence is he said to make a proposal। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि वो कोई काम करेगा या नहीं करेगा ताकि सामने वाला उसे करने को मान जाए, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? प्रपोजल या ऑफर। सरल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 20,000 रुपए में? तो ए ने बी से पूछा है कि क्या वो ये काम करेगा, तो इसका मतलब ए ने बी को ऑफर दिया है, प्रपोजल दिया है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal once accepted become a promise। इसका क्या मतलब है? जब जिसको ऑफर दिया है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद जिस बंदे ने ऑफर दिया था उसको पता चल जाता है कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, तो वो प्रपोजल जो उसने भेजा था या ऑफर जो उसने भेजा था वो प्रपोजल या ऑफर ना रहकर एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बात है? सेक्शन 2C देखते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। जिसने प्रपोजल दिया था या जिसने ऑफर दिया था वो प्रॉमिसर या ऑफरर माना जाता है। जिसने
प्रपोजल एक्सेप्ट किया था वो प्रॉमिसी या ऑफरी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, हमने सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए बी सी एंड एच को पढ़ा। ठीक है, स्टार्टिंग हमने एच से की थी क्योंकि एच ने हमें बताया कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे के सब सेक्शंस देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or absistence or promise is called consideration for the promise. इसका मतलब क्या हो गया, कंसीडरेशन की डेफिनेशन है ये, एज इट इज याद करनी होगी, मैं इसका आपको मतलब समझा रही हूँ कि जब प्रॉमिसर के कहने पर प्रॉमिसी या कोई तीसरा व्यक्ति कोई काम करता है या कुछ करने से रोकता है तो उसका नाम कंसीडरेशन होता है। कंसीडरेशन वो चीज है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है या देने का वादा करती है, जो किसी वादे को वैलिड बनाता है। जब तक कंसीडरेशन नहीं होगा तो वादा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम वादे की बात कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कर रहे हैं कि जब तक कंसीडरेशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बनाते हैं तो उस सेट को एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट कब बनता है, जब ए ने बी को कहा कि मैं तुझे अपनी कार दूंगा और क्या तू मुझे 20,000 रुपए देगा, तो बी ने कहा हाँ ठीक है, तू मुझे अपनी कार दे दे और मैं तुझे 20,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ प्रॉमिस है, ए से बी पे गई कार देना और बी से ए पे आया 20,000 रुपए देना, तो ये सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गए और यही बनाते हैं मिलकर के एक एग्रीमेंट को। जब किसी एक चीज के बदले दूसरा सामान हमें मिलता है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोमिसेस, और इसी से क्या बनता है, एग्रीमेंट। अब सेक्शन 2F देखते हैं, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसका मतलब ऐसे प्रोमिसेस जो दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए करती हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं। ठीक है, ए ने बी को कार देने का वादा किया था और बी ने ए को 20,000 रुपए देने का वादा किया था, तो ए के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या हो गई, 20,000 रुपए का वादा, बी के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या हो गई, कार देने का वादा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एन एग्रीमेंट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी, एन एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो भी एग्रीमेंट्स जो कानूनी तौर पर एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं उसे वॉइड कहते हैं, मतलब इसकी कानून में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे किसी काम में इलीगल चीज शामिल हो, ठीक है, कोई ड्रग्स का व्यापार हो, तो ये क्या है, इनवैलिड है ना, तो ये इनवैलिड होते ही कानून के तौर पे ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हें कोई एक पेपर लीक करके देता हूँ और आप मुझे 50,000 रुपए दे देना। ठीक है, उस इंसान ने मुझे पेपर लीक करके तो दे दिया, लेकिन मैंने उसे 50,000 रुपए नहीं दिए। ठीक, मैंने उसे धोखा दे दिया कि मैं नहीं दे दिया 50,000 रुपए। तो क्या उस 50,000 रुपए को लेने के लिए वो कोर्ट में एनफोर्स करवा सकता है? नहीं करवा सकता, क्योंकि उसने जो काम किया है ना पेपर लीक करके, वो भी एक इलीगल काम है। इलीगल काम जो होते हैं वो वॉइड होते हैं सारे से, उसके लिए कोर्ट में एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं 2I। 2I क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है। यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हम डेफिनेशन देखेंगे, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज thereto but not at the end of the other or others is voidable contract। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पर एक पार्टी कोर्ट में एनफोर्समेंट के लिए जा सकती है पर दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, अगर किसी पर फोर्स या धमकी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है तो अफेक्टेड पार्टी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट से वॉइड करवा सकती है। एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि उसको वॉइड करवा दे, लेकिन दूसरी पार्टी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज जे के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कानूनी तौर पर एनफोर्स नहीं किया जा सकता तो वो वॉइड हो जाता है। वैसे ही जैसे इलीगल एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, या किसी ऐसे काम का कॉन्ट्रैक्ट था जो फ्यूचर में जाकर पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ए ने बी को कहा
कि मैं ये वाला आपका जितना भी माल है उसको फॉरेन पोर्ट, किसी एक फॉरेन पोर्ट का उसने नाम दिया कि इस फॉरेन पोर्ट पे डिलीवर करवा दूंगा इतने रुपए में, ठीक है। बी ने कहा ठीक है, बी ने पेमेंट कर दिया। मगर हुआ क्या कुछ दिनों बाद कि जिस देश के और भी बिलोंग करते थे और जो वो फॉरेन पोर्ट था, उन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हो गई। अब वॉर स्टार्ट होने से किसी भी गुड्स की डिलीवरी आना जाना बंद हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे ए के लिए पॉसिबल नहीं था वो गुड्स वहां पे डिलीवर करना, तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो। इस स्लाइड में हम समरी देख लेते हैं सेक्शन 2 की, जिसके अंदर हमने प्रपोजल माना था कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ऑफर करता है किसी कंडीशंस के साथ, तो वो प्रपोजल या ऑफर कहलाता है। एक्सेप्टेंस देख लेते हैं, जब दूसरा बंदा पहले वाले जो ऑफर होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टेंस आ जाता है। प्रॉमिसर प्रॉमिसी, फर्स्ट बंदा जो होता है प्रॉमिसर होता है, सेकंड बंदा प्रॉमिसी होता है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन वो चीजें होती हैं जिनके बारे में, जिनको डील करने की वो आपस में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि कार के एग्जांपल में हमने देखा था कि ए ने बी को कार देने का वादा किया, बी ने ए को 20,000 रुपए देने का वादा किया। तो ये जो कार एंड 20,000 रुपए है, ये कंसीडरेशन है। ये एक्चुअल कोई ना थिंग या अमाउंट ऑफ मनी है, ये कोई इल्यूजनरी पार्ट नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई नकली वस्तु नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट, जब दो जो प्रोमिसेस हैं, ठीक है, वो जो जो दो कंसीडरेशन है एक दूसरे की, वो मिलकर के क्या बनाती है, एग्रीमेंट बनाती हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस करने वाले के लिए दूसरे के द्वारा की गई प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाती है। जैसे एक ए ने अपनी कार देने का वादा किया, तो 20,000 रुपए लेना उसके लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस थी। बी ने 20,000 रुपए देने का वादा किया और कार लेना उसके लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस थी। वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने 2H सबसे पहले देखा था, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो एक पार्टी जिसके पास पावर होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाने की, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब थोड़े से छोटे टॉपिक देख लेते हैं। एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल, एग्रीमेंट को लॉफुल होना जरूरी है। तख्ता राम सिंह वर्सेस कमिंदर सिंह के केस में हमने देखा था कंसीडरेशन एंड मोटिव का, कि अ प्रॉमिस फाउंडेड ऑन मोटिव ऑफ जेनरसिटी, ग्रेटिट्यूड एंड नेचुरल ड्यूटी इज नॉट कंसीडरेशन। किसी भी कंसीडरेशन को ना दोनों तरफा होना पड़ेगा। किसी प्रॉमिस के लिए रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करना जरूरी है, तभी वो एक वैलिड एग्रीमेंट बनाएगी, राइट। अगर आप कुछ दयालुता के भाव में या फिर थैंक यू करने के लिए, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, या किसी नेचुरल ड्यूटी, कोई आपकी एक मतलब नेक ड्यूटी है, उसके लिए कोई काम कर दे रहे हो, तो वो कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, तो वहां पे लॉफुल एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि चिंदारम वर्सेस बारा वर्सेस पीएस रंगा के केस में, इस केस में हमें क्या कहा गया था कि कंसीडरेशन को रियल होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई कानून में कीमती या मायने रखती हो, ऐसी कोई चीज हो जो कानूनी तौर पे कीमती हो या मायने रखती हो। इसका मतलब ये है कि कंसीडरेशन बड़ा या एडिकेट होना चाहिए, कोई इल्यूजनरी या फेक आइटम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक जनरल रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन स्ट्रेंजर मे नॉट स्यू, कोई भी पर्सन जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, जो कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने आज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को कवर कर लिया। आगे के आने वाली वीडियोस में हम बाकी के सेक्शंस को कवर करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।